नमस्कार मित्रों, फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल समराइज में। आज बात करेंगे, नीतीश कुमार जी ने आज 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के बतौर शपथ ली है। ये एक ऐतिहासिक क्षण है। 8 बार किसी का लोकतांत्रिक ढंग से चुन के आकर शपथ लेना, जहाँ पे विधानसभा का कार्यकाल 5 साल हो, मतलब कुल मिला के अगर ये सारी विधानसभाओं ने अपना कार्यकाल पूरा किया होता तो वो 40 साल से मुख्यमंत्री रहे होते। 40 नहीं है, बट स्टिल ही इज क्लोज टू 20। लेकिन बात इस पे नहीं करनी है कि वो कितनी बार शपथ ली उन्होंने, कितनी बार नहीं ली। बात उस पे करते हैं जिस पे सारा गोदी मीडिया अपने भाजपाई आकाओं के आदेश पे बात करवाना चाहता है, और जिस तरह से वो इसको प्रोजेक्ट कर रहा है कि अगर आप कहीं पे सरकार टॉपल करें, आप महाराष्ट्र में सरकार विधायक खरीद के गिरा दें, अगर आप मध्य प्रदेश में विधायक खरीद के सरकार गिरा दें, आप कर्नाटक में विधायक खरीद के ईडी लगा के तमाम कुछ करके गिरा दें, तो वो ऑपरेशन लोटस होता है। लेकिन नीतीश कुमार जी अगर कुछ ऐसा करें या विपक्ष इस तरह के किसी गठबंधन में जाए कि वो अनहॉली अलायंस होता है, अनैतिक गठबंधन होता है, अपवित्र गठबंधन होता है, वो जनमत का अपमान होता है, वो जनसंदेश का अपमान होता है, वो अनैतिकता होती है, वो अवसरवाद होता है। आज के दिन पूरी अगर आप गोदी मीडिया को देखें, कल मुझे अच्छा लगा, अंजना ओम कश्यप जी को बोलने नहीं दिया, लोगों ने इंटरव्यू नहीं करने दिया। भाई, जब आपको बोलना वही है जो आपको पता है, तो आप दूसरे पक्ष को परेशान करने क्यों आए? आप पत्रकार नहीं हैं, इसका भ्रम अब इस देश में किसी को नहीं रह गया है, और बिहार ने ये शुरू किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। खैर, दो बड़े नुक्ते हैं सुशील मोदी जी से लेकर के अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी, दोनों लोग चुप हैं। वो हमेशा जब भी कोई ऐसी बड़ी असफलता होती है तो चुप होते हैं। जबकि सुशील मोदी जी ने बताया, आज अपने एनडीटीवी में उनको देख रहा था, कि अमित शाह ने 2 दिन पहले बात की थी नीतीश कुमार से, और नीतीश कुमार ने उनको कहा था कि सब कुछ ठीक है और चिंता की कोई बात नहीं। जिस आदमी को मीडिया लगातार चाणक्य कहता है, जिसके पास देश की सारी एजेंसीज हैं, अगर उनको ये नहीं पता चल रहा है कि नीतीश कुमार जी के इरादे क्या हैं, उनका प्लान क्या है, तो फिर वो कितने चाणक्य हैं मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। लेकिन सुशील मोदी जी ये पर्दाफाश क्यों कर रहे हैं, वो एक दूसरी बात हो सकती है। नीतीश कुमार जी के हमेशा से बहुत करीबी रहे। तो आइए आज उन मुद्दों पे बात करते हैं, उन नुक्तों पे बात करते हैं जो भाजपा की दूसरी, तीसरी, चौथी कतार के नेता, भाजपा में पहली कतार में तो सिर्फ 2 हैं, जो दूसरी कतार हैं नितिन गडकरी जी, राजनाथ सिंह जी, वो लोग चुप हैं, वो कुछ बोल नहीं रहे। जो तीसरी चौथी कतार के जो नेता बोल रहे हैं, और उनको जो उनका गोदी मीडिया मिमिया रहा है, दोबारा उसी को दोहरा रहा है, हमारे आपके ड्राइंग रूम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, उस पर बात करते हैं। 2 बातें हैं। एक बात जो पहली कह रहे हैं वो लोग, अवसरवाद। दूसरी कह रहे हैं अनैतिकता। मुझे लगता है एक तीसरी बात भी होनी चाहिए थी, साहस की। जो तीसरी बात गोदी मीडिया भी नहीं कर रहा है, जो भाजपा की दूसरी, तीसरी, चौथी कतार के छुटभइये नेता भी नहीं कर रहे हैं। मैं हमेशा जब आप लोगों से बात करता हूं तो बात तथ्यों से शुरू करता हूं, तर्कों से शुरू करता हूं, और अंत में निष्कर्ष तक जाता हूं। आज थोड़ा उल्टा करता हूं। आज मैं निष्कर्ष से बात शुरू करता हूं कि भारतीय राजनीति में अवसरवाद है, और है। इस अवसरवाद से बहुत कम दल बचे हुए हैं, जैसे वामपंथी दल। बहुत कम नेता बचे हुए हैं, उनमें केवल एक ही नाम मुझे दिखता है आजकल, राहुल गांधी, वामपंथियों को छोड़ के। अगर इनको छोड़ दें तो इस देश में कोई भी ऐसा ना तो दल है भाजपा सहित जिसने अवसरवाद में कोई कमी छोड़ी है, और ना ही अनैतिकता में। और इन दोनों मुद्दों पे नीतीश कुमार भाजपा से ही नहीं, दलगत आधार पे जदयू भाजपा से मीलों नहीं, योजनों पीछे है। और खुद निजी स्तर पे नीतीश कुमार जी अवसरवाद और अनैतिकता दोनों में मोदी और शाह की जोड़ी से योजनों पीछे हैं। अगर योजन आपको पता ना हो या याद ना आ रहा हो, तो सनातन धर्म की एक मेजरमेंट की इकाई है, मापन की इकाई है। हनुमान चालीसा याद करिए, बाबा तुलसी को याद करिए, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लिल्योता ही मधुर फल जानू। अभी शायद इन लोगों ने शुरू करवाया था कि आईआईटी कानपुर या कहीं के स्टूडेंट्स को कहा था कि इस योजन के आधार पर जरा चंद्रमा और सूरज की दूरी नापो पृथ्वी से। खैर, फिर से कि नीतीश कुमार जी अवसरवादिता और अनैतिकता दोनों में
व्यक्तिगत स्तर पे मोदी जी और अमित शाह जी, और राजनीतिक स्तर पे भाजपा से जदयू योजनों पीछे है, कोई बराबरी ही नहीं। दूसरे ये कि अवसरवाद में तो ये क्रम बहुत उल्टा है, साहस में तो ये क्रम बहुत उल्टा है। जो मैंने दूसरी बात कही कि साहस में होना चाहिए, साहस में नीतीश कुमार, मोदी जी और अमित शाह दोनों से योजनों आगे। नीतीश कुमार पर आने के पहले कुछ याद करते हैं अवसरवादिता होती क्या है। दरअसल अभी महाराष्ट्र विधानसभा में महाराष्ट्र की जो सरकार गिराई, ऑपरेशन लोटस जो चलाया, महाराष्ट्र में शिवसेना के विधायकों को जो देश भ्रमण कराया, पहले सूरत, गुजरात, फिर असम, बाढ़ के बीच में लेके गए, उसकी तो बात ही नहीं करते। याद करें कि भाजपा शिवसेना ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा था, और जब चुनाव का रिजल्ट आया उसके बाद दोनों में खटपट हुई, जिसके बारे में शिवसेना का कहना है कि भाजपा ने 2.5 साल मुख्यमंत्री पद पे स्वीकार किया था और अपनी संख्या देख के वो बदल गए, जिसको लेकर शिवसेना ने इनकार किया और उसके बाद फिर सरकार बनाने की कोशिशें शुरू हुई। उसमें एक एनसीपी ने लीड किया, शरद पवार भी इस देश के बड़े महत्वपूर्ण, बड़े और घुटे हुए भी आप कह सकते हैं नेता हैं। उन्होंने अकल्पनीय को कल्पना की और उसको बाद में साकार भी किया कि एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना का गठबंधन बनाएंगे। वो बात चल रही है, चुने हुए विधायक आए हैं, और इसी बीच देवेंद्र फडणवीस जी पाव फटने के पहले, सूरज निकलने के पहले एनसीपी के बड़े नेता शरद पवार के भतीजे अजित पवार के साथ राजभवन पहुंचते हैं और शपथ ले लेते हैं। इससे बड़ी अनैतिकता इस देश में क्या होगी। और अगर आपको कोई शक हो तो याद करिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव प्रचार में एनसीपी का फुल फॉर्म बताया था। उनको फुल फॉर्म बताना अच्छा लगता है, नेचुरली करप्ट पार्टी। खुद अजित पवार पे भ्रष्टाचार के दर्जनों आरोप थे, और देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजित पवार की सरकार बनते ही, चली तो नहीं हो ज़्यादा, 24-36 घंटे कुछ चली, जो पहला निर्णय इस सरकार ने लिया, कैबिनेट उसमें थी नहीं, यही 2 लोग कैबिनेट थे, अजित पवार के ऊपर भ्रष्टाचार के जितने मुकदमे थे, जितने मामले थे, वो सिरे से खारिज कर दिए गए। खैर सरकार उनकी बनी नहीं, और उसका एकमात्र फायदा जो हुआ वो अजित पवार और एनसीपी को हुआ। लेकिन ये भी अकेला नहीं। अगर आप इससे और भी याद करना चाहें कि ये इनका अकेला अवसरवादी या नैतिक कारनामा नहीं, जिन मुफ्ती मोहम्मद सईद और महबूबा मुफ्ती को मैं स्थान भूल गया, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो पहला चुनाव था, अगर मुझे ठीक याद है तो 2015 होना चाहिए। हाँ, 2015 ही था, क्योंकि प्रधानमंत्री के बतौर प्रचार कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि इसलिए जनता वोट दे कि उन्होंने वो कर दिखाया है जो भारत में और कोई नहीं कर पाया। उन्होंने आर्मी से माफ़ी मंगवा ली थी एक मुठभेड़ के लिए, जिसमें निर्दोष मारे गए थे उनके मुताबिक। खैर वो कुछ भी कर सकते हैं। उसको उन्होंने अलगाववादी भी कहा था, डायनेस्टिक, वंशवादी, करप्ट, भ्रष्ट। मोदी जी लगातार ये बात करते हैं कि उनको इन दोनों चीज़ों से सबसे ज़्यादा दिक्कत है, और ये पार्टी उनके मुताबिक दोनों थी। उसके अलावा वो सेपरेटिस्ट भी थी, अलगाववादी भी थी, लेकिन अंत में वो सत्ता में आते हैं, चुनाव एक अनैतिक गठबंधन करते हैं, अनहोली अलायंस करते हैं, और वहाँ पे सरकार चलाते हैं, लंबे समय तक चलाते हैं। राम माधव जी आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी आजकल दिखते नहीं, मुझे पता नहीं कि क्या पार्टी में उनका पद पर उतर दिए गए हैं, क्या हुआ है, लेकिन वो बड़े दिन से इनविजिबल हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये अनैतिकता और अवसरवाद में भाजपा का चरम है, तो आप अभी भी गलती पे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा आज की डेट में भाजपा के मुख्यमंत्री हैं असम के। ये 2017 में नए भाजपा में आए थे। उनके ऊपर बहुत सारे आरोप थे जब ये कांग्रेस में थे और वहाँ पे मुख्यमंत्री थे, तो भाजपा ने इन पे शारदा चिटफंड घोटाले से लेकर के, लुई बर्गर घोटाले से लेकर के तमाम सारे घोटालों के आरोप लगाए थे। कांग्रेस चुनाव हारी 2015 के आखिर में, 2016-17 तक फिर भी ये पार्टी में रहे, कांग्रेस में रहे, और 2017 की जनवरी या फरवरी में, मतलब पहली तिमाही में, हिमंता बिस्वा शर्मा भाजपा में आ गए। फिर भी इनके ऊपर जो घोटालों के दाग थे वो इतने बड़े थे कि अमित शाह जी से जब उनके दौरे पे ये सवाल पूछा गया
कि क्या ऐसे भ्रष्ट आदमी को आप पार्टी में ले आए हैं, अब क्या आप उनको बचाएंगे भी? अमित शाह ने कहा था, मैं आपको दिखाता हूँ, इकोनॉमिक टाइम्स से लेकर के टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर के तमाम सारे, उन्होंने कहा था कि हिमांता बिस्वा शर्मा को कोई क्लीन चिट नहीं दी गई है, किसी को कोई क्लीन चिट नहीं दी गई। सारी जांच होगी, पूरी होगी और इम्पार्शियल होगी। वो जांचें कहाँ गई मुझे पता नहीं। मुकुल राय टीएमसी में कभी नंबर 2 रहे ममता दीदी के, उनके ऊपर भी उसी शारदा चिटफंड घोटाले का आरोप था। लंबे समय तक साथ रहे ममता बनर्जी के, और फिर चुनाव के बाद में जब वो जांच तेज हुई तो भाजपा में चले ही नहीं गए, बल्कि केंद्रीय मंत्री बने। माहौल देख के इस बार फिर लौट आए चुनाव के ठीक पहले, वो दूसरी बात। उनके ऊपर भी सारी जांचों का क्या हुआ हम नहीं जानते। तीसरी बात आप आके देखें, शुभेंदु अधिकारी भी उसी घोटाले के आरोपी हैं और अभी भी नेता विपक्ष हैं। तब टीएमसी में थे जब घोटाले के आरोप थे, अब भाजपा के नेता हैं और पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष। अनैतिकता के उदाहरण अगर आप ढूंढेंगे तो हर प्रदेश में भाजपा के आपको हजारों ऐसे उदाहरण मिलेंगे। कांग्रेस मुक्त भारत तो नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस से लेकर के क्षेत्रीय दलों में जितने आरोपी थे घोटालों के, वो सारे भाजपा में आए और अब सारे घोटाला आरोपी युक्त भाजपा तो है ही है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी यूपी से अभी अभी निकले हैं, चुनाव के ठीक पहले समाजवादी पार्टी गठबंधन में गए। इसके पहले घोटालों के बड़े आरोपी थे और 5 साल करीब करीब मंत्री रहे भाजपा सरकार में। नारायण राणे महाराष्ट्र के नेता, मैं ऐसे नाम गिनाते रह सकता हूं। तो चाहे सत्ता के लिए किसी से भी समझौता कर लेने का अवसरवाद हो, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, मोदी और शाह जी व्यक्तिगत स्तर पे भी और दलगत स्तर पे भी नीतीश कुमार और उनकी जदयू से बहुत आगे हैं, बी इट मोरालिटी और अपॉर्चुनिज्म। दूसरी बात आते करते हैं, हाँ, तो अनैतिकता और अवसरवाद की बात तो हो गई। जो दूसरी बात मैं कह रहा था साहस की, 2014 के बाद इस देश में एक नई परंपरा शुरू हुई है। एक मजाक होता है कि आप वोट किसी को दीजिए, पहुंच तो बीजेपी के पास ही जाएगा। माने आप वोट किसी को दीजिए, सरकार तो भाजपा की ही बनेगी। और ये हमने होते हुए देखा है। जब सरकार किसी और की बन भी जाती है तो उसको किस तरह से गिराया जाता है, तोड़ के, मरोड़ के, खरीद के, ईडी लगा के, सीबीआई लगा के, एनसीबी लगा के। वो हम में से किसी से छिपा नहीं। लेकिन हम में से तमाम लोग जो एक बात छोड़ देते हैं, जो हम में से तमाम लोग एक जो छोटा सा नुक्ता है वो देख नहीं पाते। इस देश में जो रिसॉर्ट की पॉलिटिक्स शुरू हुई है, मैं साहस की बात कर रहा हूं, याद करिएगा। कर्नाटका में जब चुनाव में सरकार गिराने की कोशिश कर रही थी भाजपा, तो ऐसा नहीं है कि केवल कांग्रेस को अपने विधायक छुपाने पड़े थे। भाजपा ने भी अपने सारे विधायक छुपा दिए थे। वह बात तो छोड़िए ही, अभी उन्होंने जुलाई में राष्ट्रपति चुनाव के पहले अपने सारे विधायक एक रिसॉर्ट में पहुंचा दिए थे। राजस्थान में जब इन्होंने सरकार गिराने की कोशिश की, तब इन्होंने भी अपने सारे विधायक छिपा दिए थे। इस तरह के दर्जनों केस हैं जहां भी सरकार, मध्य प्रदेश में इनके सारे विधायक छिपा दिए गए थे, रिसॉर्ट में लेके चले गए थे ये लोग। जो पार्टी देश में सरकार चला रही है, तमाम राज्यों में सरकार चला रही है, जिसके पास फिर से ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, एनआईए है, पता नहीं क्या क्या, देश की सारी केंद्रीय एजेंसीज हैं, और एक चुप बैठा सुप्रीम कोर्ट है आज की डेट में, उसको भी अपने विधायक छिपाने पड़ रहे हों। जिस दौर में 2014 से 2022 तक, उस दौर में नीतीश कुमार ऐलान करते हैं, तेजस्वी यादव अपनी पार्टी में ऐलान करते हैं, और इन दोनों पार्टियों में से या कांग्रेस में से विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं, उनमें से कोई भी पार्टी अपने किसी विधायक को छिपाती नहीं। बिहार का जो घटनाक्रम है, जो मैं बार बार इसको युगांतरकारी बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि भारतीय राजनीति की जो बहुत 5 में गिनता हूं, जो बहुत महत्वपूर्ण ऐसी घटनाएं हैं जिन्होंने दशा और दिशा दोनों बदल दी है इस देश की राजनीति की, उसमें 5वीं ये। इस पे एक विस्तार से करूंगा। आप कल्पना भी नहीं कर सकते होंगे शायद इस दौर में कि एक ऐसे सरकार बदल जाए
जहाँ पे सारे विधायक खुले में घूम रहे हैं, वो रिसॉर्ट में नहीं छिपाए गए। उनको गुजरात से लेकर के असम तक बाढ़ दर्शन नहीं कराया जा रहा है, आपदा टूरिज्म, डिजास्टर टूरिज्म नहीं कराया जा रहा है। जिस असम में भाजपा के राज में लाखों लोग बाढ़ की डूब से परेशान हैं, उसी असम में भाजपा के विधायक चेस खेल रहे हैं, समय काट रहे हैं। सॉरी, शिवसेना के जो विधायक खरीदे गए हैं वो अंतरात्मा की आवाज़ पर भी गए हो सकते हैं। वो चेस खेल रहे हैं, वो स्विमिंग कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। और उसके ठीक उलट बिहार में विपक्षी दलों का, तब अब तो सत्ता पक्ष का एक भी विधायक न छिपाना पड़ा, न उसको किसी रिसॉर्ट में ले जाना पड़ा। ये साहस होता है। दूसरा साहस कि जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया है मोदी सरकार ने, वीरभद्र सिंह की, पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, उनके घर पे बेटी की शादी के दिन आप छापा डाल रहे हैं। अशोक गहलोत के भाई के घर पे आप छापा डाल रहे हैं। आप 4-4 दिन, 5-5 दिन लोगों की तलाशियां ले रहे हैं और उसमें से आपको मिल कुछ नहीं रहा है। आप नेशनल हेराल्ड के ऑफिस में, यंग इंडिया ऑफिस पे आप ईडी के छापे डाल रहे हैं। मतलब आपने जिस तरह से डराने की कोशिश की और जिससे डर के लोग गए, ये मुकुल रॉय हों, ये नारायण राणे हों, ये शुभेंदु अधिकारी हों, इनका आत्मा का परिवर्तन हुआ होगा मुझे नहीं लगता है। तो आपको बहुत फायदा भी मिला है। आपके सांसद ने या विधायक ने कहा था महाराष्ट्र में कि अब कोई दिक्कत नहीं, अब कोई हाथ नहीं डाल सकता है, कोई ईडी फीडी नहीं है, अब हम भाजपा में। वैसे दौर में ये डर खत्म करके सामने खड़े होना, ये इस दबाव की, ये अनैतिकता की, ये इस झूठ की, ये इस असंवैधानिक राजनीति के खिलाफ जो खड़ा होने का साहस है, वह साहस भाजपा में नहीं है। उसको तो सत्ता में रहते हुए, केंद्र की सत्ता में रहते हुए अपने विधायक भी रिसॉर्ट्स में छिपाने पड़ते हैं। तो जो मैं कह रहा था कि नीतीश जी इन दो मामलों में, अनैतिकता और अवसरवाद में, आपसे बहुत पीछे हैं। भारत की राजनीति में जितनी नैतिकता संभव है हमने देख ली है। और जो तीसरी बात है साहस में, उसमें वो आपसे बहुत आगे हैं। मेरे तमाम दोस्त एक सवाल पूछ रहे हैं, जो तमाम साथी हैं, छोटे भाई हैं, वो सारे लोग एक सवाल पूछ रहे हैं कि वो भी अवसरवाद पे, कि ये फिर धोखा देंगे। इस बात का मैंने उद्धव ठाकरे की जब सरकार बन रही थी तब भी एक जवाब दिया था। आज की डेट में जब जहाँ भी भाजपा सरकारें हैं, वो जिस तरह से दमन कर रही हैं, जिस तरह से सत्ता का दुरुपयोग कर रही हैं, जिस तरह से वो संसाधनों का दुरुपयोग कर रही हैं, जिस तरह से वो सब कुछ का दुरुपयोग कर रहे हैं, ऐसे दौर में अगर कहीं भी कोई भी मोर्चा आप जीत रहे हैं तो आपको जीतना चाहिए, एक रेस्पाइट भी चाहिए, एक रिलीफ भी चाहिए। बीते 2.5 साल में महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने जो हमको एक रिस्पाइट दी है, वो बुल्ली बाई का केस हो, वो कोई भी केस हो, वो झूठे हमले हों, वो फर्जी फैब्रिकेट करने की कोशिश की जा रही हो किसी को, हमारे पास उद्धव ठाकरे की जो एक सरकार थी वो एक ताकत थी। इस तरह की कोई भी सरकार एक ताकत है जो आपके साथ खड़ी होगी, जो कम से कम थोड़ा सोबर करेगी उन लोगों को जिनको लगता है कि उनकी सत्ता अंतिम है। जेपी नड्डा जी कह के गए थे कि अब इस देश में भाजपा के अलावा कोई पार्टी नहीं रहेगी। जिस देश में कोई और पार्टी नहीं रहती, वो तानाशाही होता है, वो लोकतंत्र नहीं होता। इस देश में लोकतंत्र के बचे रहने के लिए भी ये चाहिए कि अगर आप कोई ऐसा एक मोर्चा जीत के आ रहे हैं तो जीत के आइए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जो मैंने कहा कि भारत की राजनीति की वो 4-5 जो घटनाएं, 5 घटनाएं जिन्होंने भारत की राजनीति की दिशा हमेशा के लिए बदल दी, और जिसमें से 5वीं मैं ये मान रहा हूँ, उस पर वीडियो करता हूँ। लेकिन मैं कल से सोच रहा हूँ कि चूँकि इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, उस पर एक सीरीज करना चाहता था। तो ये देखता हूँ कि अभी ये सीरीज आगे बढ़ाऊँ या इसको हम कुछ दिन के लिए टाल भी सकते हैं। अब तो ये मामला निपटा हुआ है फिलहाल के लिए, जब तक भाजपा दूसरा ऑपरेशन लोटस ना शुरू करे तब तक के लिए कम से कम। तो ये कोशिश, ये देखते हैं कि फिर आगे क्या होता है और क्या नहीं होता है। और मैं शायद कल से 5 दिन के लिए स्वतंत्रता दिवस पे एक सीरीज चलाऊं। अमृत महोत्सव पे, आज़ादी के अमृत महोत्सव पे खास तौर पे नज़र रहेगी। और ये बीते 8 सालों में अमृत महोत्सव में हमने क्या क्या अमृत पाया है और क्या क्या जहर पाया है उस पर। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हो तो चैनल को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक भी करें,
अपने समूहों में साझा भी करें। फिलहाल के लिए बस इतना ही, शुक्रिया। फिर मिलते हैं, सी यू ऑल, बाय बाय।